हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है कि जिसमें कोई भी कार्य करने के लिए, अगर हम पाथ फंक्शन की बात करेंगे तो पाथ फंक्शन क्या है, एक होगी पाथ फंक्शन की बात ऐसे फंक्शन या ऐसे कोई भी कार्य जिसमें हम रास्ते में जो चीजें इन्वॉल्व हुई हैं उनका भी जिक्र होगा या उनके चेंजमेंट का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, या जो भी चेंजेस यहाँ पे रास्ते में हो रहे हैं। अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है तो जो रास्ते में कोई भी उतार चढ़ाव, कोई भी चेंजेस हुए वो सारे इन्वॉल्व हो रहे होंगे। लेकिन जब हम स्टेट फंक्शन की बात करते हैं तो स्टेट फंक्शन में क्या होता है, स्टेट फंक्शन हमारा ऐसा फंक्शन है जहां पे अगर हम ए और बी पॉइंट में कुछ कार्य कर रहे हैं तो हम हमेशा या तो ए की बात करेंगे या तो बी की बात करेंगे। हम बीच में किसी भी स्टेट से, फर्स्ट जो इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, इन स्टेट के बीच में कुछ भी चेंजेस हो रहे होंगे उनका जिक्र नहीं किया जा रहा होगा। ठीक है, या फिर कहने का मतलब कि हमको केवल मतलब होगा स्टेट फंक्शन में कि इनिशियली सिस्टम हमारा कैसा दिख रहा था, लास्ट में ये फाइनली हमारा सिस्टम कैसा दिख रहा होगा एट लास्ट। ठीक है, लेकिन पाथ फंक्शन क्या बताएगा, पाथ फंक्शन में हमें इनिशियली भी मतलब होगा, फाइनल स्टेट भी मतलब होगा, लेकिन हमारा मेन एम क्या होगा, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस चीजें हो रही होंगी, पाथ में जो चीजें हो रही होंगी, जैसे हमें यहाँ से लखनऊ जाना है। ठीक है, तो हमारा इनिशियल कंडीशन क्या है या इनिशियल स्टेट हमारी क्या है, हम कानपुर में हैं। ठीक है, हमारी फाइनल स्टेट क्या होगी, हमें लखनऊ जाना है। ठीक है, लेकिन अगर हम पाथ की बात करेंगे, पाथ फंक्शन की बात करेंगे, ये तो स्टेट फंक्शन की बात होगी कि हम कानपुर में हैं इनिशियली, फाइनली हम लखनऊ पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट पाथ फंक्शन की बात करें तो हम ये बताएंगे कि हम कानपुर में हैं इनिशियली, हमको बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय स्कूटी या बाय बाइक, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकर हम जा सकते हैं। और वो जो ड्यूरिंग द प्रोसेस हम लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, झकरकटी पहुंचे या कहीं भी गंगा बैराज से गए, कोई भी मोड ऑफ रास्ता या रूट हम लोगों ने अपनाया, उससे बात करेंगे, उसके बारे में बात हो रही होगी पाथ फंक्शन में। ठीक है, अगर हम ऐसा कहना चाहें कि हम ए से बी में पहुंचना चाहते हैं और हमारा इनिशियल ये है, इनिशियली हम यहाँ है और फाइनली हम यहाँ हैं, फाइनली हम यहाँ हैं, तो ये हमारा स्टेट फंक्शन हो गया, ए और बी इनिशियली और फाइनली। और पाथ फंक्शन क्या हो सकता है, या तो हम स्ट्रेट जा रहे हैं, या फिर हम घूमते हुए जा रहे हैं, या फिर हम ऐसे चले जा रहे हैं, या फिर हम ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो रास्ते में चीजें हो रही होंगी, रास्ते में जो भी चेंजेस हो रहे होंगे, जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, जो भी एनर्जी वेस्ट हो रही होगी या एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी, वो सारी पाथ में बात करेंगे। और ऐसे फंक्शंस जहां पे केवल हमें इनिशियली मतलब शुरू में उसकी दशा कैसी थी, बाद में उसकी दशा या दिशा कैसी थी, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। अब थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारी, वो कैसे इसको डिफाइन करती है, कौन कौन से फंक्शन है जो स्टेट और पाथ फंक्शन है। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो पाथ क्या है, ऐसी क्वांटिटीज which depend on path by which the state has been achieved। path function क्या है, quantities which depends
ऑन पाथ, ठीक है। क्वांटिटीज जो पाथ पे डिपेंड करती हैं, बाय विच स्टेट, जो स्टेट है मतलब ये स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल पहली दशा, दूसरी दशा, तीसरी दशा, जो भी है स्टेट जिसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, स्टेट बाय विच स्टेट हैज बीन अचीव्ड। तो ये हो गई हमारा पाथ फंक्शन, मतलब ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो पाथ पे डिपेंड करती हैं कि उसका रास्ता क्या था, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमको ए से बी में जाना है और 3 रूट है, एक ऐसा रूट है, एक ऐसा रूट है और एक ऐसा रूट। जब 3 रूट है हमारे पास तो हम देख सकते हैं कि ए से बी जाने पर जो पहला रूट हमने देखा था उसमें कम एनर्जी लगी थी, ठीक है। दूसरा रूट जो हम लोगों ने देखा उसमें थोड़ी सी ज्यादा लगी एनर्जी, जो फर्स्ट रूट से उससे। ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है, ये थर्ड है। और थर्ड रूट में हम बात करेंगे कि इसमें काम मतलब काम कहे या एनर्जी कहे या हीट कहे, तो वो ज्यादा देनी पड़ी थर्ड में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या है, जो पाथ है वो एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, वर्क पे डिपेंड कर, यहाँ हमको ज्यादा काम करना पड़ रहा है इस थर्ड पे, उससे कम इस पे, उससे कम इस पे। तो ऐसे चीजें जो पाथ पे डिपेंड करती हैं, वैसे होगा वर्क होगा, हीट होगा, एनर्जी होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। अब स्टेट फंक्शन की बात करेंगे, जो फंक्शन डिपेंड करेंगे ओनली स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो लिख सकते हैं द स्टेट फंक्शन या फिर ये फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। फंक्शन या क्वांटिटी, फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन फंक्शन, ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक। ऐसे फंक्शन जो स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं एंड नॉट ऑन पाथ ऑफ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। कहने का मतलब हमारे पास ए था, हमको बी पे पहुंचना था, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, ये हमारी फाइनल कंडीशन है। हम ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, कैसे भी गए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हमने क्या एनर्जी वेस्ट करी, हम लोगों ने कितनी एनर्जी वेस्ट करी, हम लोगों डायरेक्ट पहुंच गए, कितनी हीट देनी पड़ी, सबसे कोई मतलब नहीं। हम ए से ए पॉइंट पर थे और काम करने के बाद या एनर्जी देने के बाद या हीट देने के बाद हम बी पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट फंक्शन। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा, ठीक है, टेम्परेचर होगा, कुछ करो, वर्क, हीट, वर्क डन एंड हीट सप्लाई लिख सकते हो, ठीक है। एनर्जी उस पे आ जाती है, ठीक है, हीट सप्लाई, एनर्जी वहां पे हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी तो एनर्जी उसमें ही रखेंगे। एनर्जी फर्स्ट स्टेट पे क्या थी, फाइनल स्टेट पे क्या थी, इसमें तो यहाँ पे हम वॉल्यूम देखेंगे, प्रेशर देखेंगे, एनर्जी यहाँ देखेंगे, ठीक है, एनर्जी एंथैल्पी यहाँ देखेंगे, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी तो लिखा ही नहीं, एस जी एंट्रोपी, एंथैल्पी एनर्जी एक ही चीज होती है, एच लिख सकते हैं उसको, एंथैल्पी को, जी गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये सारे जो टर्म्स है वो स्टेट फंक्शन में यूज होंगे, जो वर्क है वो पाथ फंक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो अब हम बात करेंगे वो किस पे कर रहे होंगे, अब हम स्टेट फंक्शन पे बात करेंगे, ठीक है, स्टेट फंक्शन पे बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल की तरह है कि हमको शो करना है वॉल्यूम जो है
वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज अ स्टेट फंक्शन। किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है, तो उसको प्रूविंग देख लेते हैं। एक दो चीजें देखेंगे, फिर कुछ चीजें डायरेक्ट होती है, जैसे साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, डिराइव करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है। ठीक है, साइक्लिक रूल जिसको बोलते हैं वो भी कर लेंगे। एक पहले ये वॉल्यूम वाला करके देखते हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शन है या नहीं, इसको नोट कर लीजिए। तो पाथ फंक्शन हमारा क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा या फिर कोई मतलब पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ फंक्शन हमारा पाथ पे डिपेंड करेगा, या जो जो क्वांटिटी होंगी वो पाथ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, स्टेट फंक्शन हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। अगर हम ऐसे कहेंगे कि 1 लीटर हमारे पास वाटर है और फाइनली हमारे पास 2 लीटर वाटर हो गया, तो अब पानी कैसे आया, कैसे मिलाया गया, क्या हुआ, किस तरह से हमने मग से डाला पानी, या फिर हम लोगों ने बाल्टी यूज करी, या फिर पॉट यूज किया, क्या यूज किया, पाइप यूज किया, क्या यूज किया, उससे मैटर नहीं करता। हमारा फाइनली वाटर की जो अमाउंट हो गई, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गई, वो 2 लीटर हो गया ऐसे। ठीक है, इसको रब करते हैं। और जो प्रोसेस यहाँ पे यूज किए जाएंगे, जिस तरह से थर्मोडायनेमिक जो वर्ड्स हैं वो सारे हम यूज करेंगे, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है, जो वॉल्यूम है वेरीफाई, या फिर शो दैट द वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, शो करना। शो द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, हमको बताना है कि जो वॉल्यूम है एक फिक्स अमाउंट है गैस का, आइडियल गैस का, उस फिक्स अमाउंट का जो वॉल्यूम है वो स्टेट फंक्शन। मतलब शो द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज अ स्टेट फंक्शन। वॉल्यूम हमें बताना है कि आइडियल गैस की जो वॉल्यूम है वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोगों ने अमाउंट फिक्स कर दिया है। तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हम लोगों को क्या क्या पता है, हम लोगों को पता है एन कांस्टेंट होता है। ठीक है, आर कांस्टेंट। ठीक है, एन आर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू एन आर टी बाय पी। ठीक है, ये एन आर कॉन्स्टेंट है, एन आर कॉन्स्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ t कॉमा p या p कॉमा t। ठीक है, इसको लिख सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ p कॉमा t, या फिर t कॉमा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ p कॉमा t। ठीक है, तो जब ये चीजें कांस्टेंट हैं तो ये बढ़ती हैं घटती हैं, कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमको ये पता है v हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा t बाय p के। ठीक है, ये हमारे पास हमेशा रहेगा। ये जो नंबर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, n चेंज हो सकता है, r लगभग उतना ही रहेगा। ठीक है, गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। अब हम ये लिख सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ t कोमा p या p कोमा t। ठीक है, p कोमा t जनरली लिखते हैं, ऐसे भी लिखा हो तो कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले इक्वेशन का, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ठीक है,
चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा क्योंकि एन आर कांस्टेंट है, ठीक है, और एन आर कांस्टेंट है, नहीं, हाँ, एन आर कांस्टेंट है और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। टी क्या होगा, अगर हम इसको भी, अगर हम ऐसे लिखते हैं टी, इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, पी हमने कांस्टेंट ले लिया है और टी क्या है, टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डेल V बाय डेल P एट कांस्टेंट T इक्वल टू क्या हो जाएगा, N R, T तो कांस्टेंट है तो वैसे ही रख देंगे, P का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/p² आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये लिखा गया ऐसे ही लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैथ्स पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हैं मैथ्स में तो भी अगर कोई भी डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगी तो हम बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब मैथ्स का कोई पोर्शन नहीं चल रहा है और यहाँ पे चीजें आ गई हैं तो नहीं बताए जाएंगे, तो वो हम सारी चीजें बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर किया, यहाँ पे हमने वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन किया या चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर किया। तो हमारा ये आ गया टर्म -nRT/P², ठीक है। तो ये दो टर्म हमको देखने को मिले। तो यहां से हमें पता है कि F is फंक्शन, V इज फंक्शन ऑफ T एंड P एंड V इज फंक्शन ऑफ P और T, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी को डिफरेंशिएट करें, ठीक है, जैसे हमें पता है V नो, यहाँ V नो F V is a function of P, T, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे dV इज इक्वल टू, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। डेल V बाय, पहले P लिखा है तो डेल V बाय डेल P एट कॉन्स्टेंट लिख करते हैं, ठीक है। डेल V बाय डेल P, ये पहले P लिखेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और इसके साथ क्या बच जाएगा, इसके साथ जो बच जाएगा वो हम लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम dP लिख देंगे प्लस डेल V, मतलब वॉल्यूम का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट P, और यहाँ पे dt लिख देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का मतलब फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा कि जब मल्टीप्लाई में होता है, कुछ भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उन फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग करके लिख रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हम फर्स्ट टर्म dV इज इक्वल टू क्या करेंगे, डेल V बाय डेल P एट कॉन्स्टेंट T, और dP कोई अगर कॉन्स्टेंट टर्म होगा तो उसको भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट हमारे पास ये हो गई, सेकंड हमारे पास ये हो गई, और थर्ड हमारे पास ये हो गई, ठीक है। अगर लगता है आपको कि डिफरेंशिएशन वाली क्लास एक होनी चाहिए तो वो भी करवा देंगे, 1 या 2 क्लास में वो मैथ का पोर्शन है कंप्लीट हो जाए।
तो अब हमने जो भी ये वैल्यू रखी ये हम वहां रखेंगे, ये वाली वैल्यू वो भी हम दोनों वैल्यू वहां पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों वैल्यूज को। ठीक है, करते हैं। तो dv इज इक्वल टू डेल v बाय डेल p एट कांस्टेंट t की वैल्यू आई है -n/t अपॉन p स्क्वायर और dp प्लस n/r बाय p dt। ठीक है, ये इक्वेशन हमको देखने को मिली जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू वहां पुट कर दी और इसकी वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी। अगर अब हम ये देखना चाहते हैं कि v इज अ एग्जैक्ट या v इज अ स्टेट फंक्शन, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि v इज अ स्टेट फंक्शन तो हम कैसे भी उसको डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, किसी भी तरह p के रिस्पेक्ट में करें, t के रिस्पेक्ट में करें, या फिर ऐसे कह सकते हैं पहले हमने p के रिस्पेक्ट में मतलब यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करा एट कांस्टेंट p। अगर हम दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो वो जो वैल्यू आएगी और इसी को हम दोबारा p के रिस्पेक्ट में कर देंगे, जो वो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल होंगी। मतलब अगर हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दें इस टर्म को तो जो वैल्यू आएगी वो, और इस टर्म को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो वो जो वैल्यू आएगी दोनों वैल्यू इक्वल होगी, तभी हमारा जो dv है वो स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, उसका फिक्स अमाउंट है, हम लोगों ने मान लिया क्योंकि फिक्स अमाउंट है तो n क्या है, कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। अब जो v है p और t का फंक्शन है, v जो है p और t का फंक्शन है, तो हम लोगों ने ये जो pv इज इक्वल टू nrt लिया था इसी को हम लोगों ने मॉडिफाई करके v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक बार t के रिस्पेक्ट, एक बार t के साथ, एक बार p के साथ। ठीक है, एक बार हम लोगों ने p कांस्टेंट लिया, एक बार हमने t कांस्टेंट लिया। ठीक है अगर हम इसको हम मानते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ p एंड t, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे जो वैल्यूज आएंगी। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर v फंक्शन है, ठीक है, v स्टेट फंक्शन है, अगर v स्टेट फंक्शन है तो हम पहले एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और दूसरे बार में क्या करेंगे, दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर पहले के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो जो पहले हमने वैल्यू निकाली होगी और जो दूसरी वैल्यू निकाली होगी दूसरी तरह से डिफ्रेंशिएट करने पे दोनों वैल्यू इक्वल होगी। स्टेट फंक्शन का यही मतलब होता है। और यूलर्स रेसिप्रोकलिटी कंडीशन जो है वो क्या करेगा, जो dv है हमारा वो यूलर्स रेसिप्रोकलिटी इक्वेशन हमारी फॉलो करेगा dv। ठीक है, तो सारी इक्वेशंस जो स्टेट फंक्शन होंगी वो इसको फॉलो कर रही होंगी। तो हम इसके आगे की बात करते हैं, इफ v इज अ ठीक है, तो ये वाला पोर्शन रब कर देते हैं, वहां तक रखते हैं। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेंगे, फिर बाकी का आगे का पोर्शन करेंगे। जो जो चीजें हम लोगों ने निकालनी है वो लिख लेंगे। तो हम लोग तीनों क्वेश्चन जो हम लोगों ने करी, v का डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट p, तब जो वैल्यू आई थी वो। v का डिफरेंशिएशन किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू p एट कांस्टेंट t, वो वाली इक्वेशन। और थर्ड वाली इक्वेशन जो हम लोगों ने क्या किया, थर्ड नहीं फोर्थ, जो हम लोगों ने dv वैल्यूज को पुट करके रखा। तो पहली वाली में क्या आया था, dv बाई dt एट कांस्टेंट p एन आर बाय पी, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस एन आर टी अपॉन पी स्क्वायर, टी अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, डीवी क्या आएगा, डीवी जब हम लोगों ने ये सारी वैल्यू पुट कर ली तो फोर्थ इक्वेशन हमारी बनी थी -n r
माइनस एन आर टी डी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस एन आर डी टी बाय पी। ठीक है, ये तीन इक्वेशन लास्ट में हम लोगों को मिलेगी। अब अगर इफ v इज मतलब वो सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी, उसके बाद ये हम इक्वेशन इतना कि कुछ टर्म ना छूटे उसके लिए हम लोगों ने लिख ली। इफ v इज अ स्टेट फंक्शन, उसके बाद यहां से लिखना है इट मस्ट फॉलो Euler's reciprocity rule। ठीक है, तो यूलर्स रेसिप्रोकलिटी रूल क्या है कि कोई, यहाँ पे नीचे लिखते कोई दिक्कत नहीं, हाँ लिखा। तो अगर हम डेल ए बाय डेल बी करें एट कांस्टेंट सी, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करें डेल बाय डेल सी एट कांस्टेंट बी, वो इक्वल होगा डेल ए बाय डेल सी एट कांस्टेंट बी और डेल बाय डेल बी एट कांस्टेंट सी। तो ये है रेसिप्रोकलिटी रूल। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे तो पहले हम लोगों ने ये लिखा था डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू, ये जो हम लोगों ने किया था इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वो वाला टर्म आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इधर का टर्म उधर, उधर का टर्म इधर हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी, और इसको हम दोबारा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे जहां पे हम पी कांस्टेंट करेंगे। तो इस वाले टर्म को अगर हम टी कांस्टेंट रख के पी के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, या फिर इस वाले टर्म को टी को कांस्टेंट करके टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फिर से डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो ये यूलर्स रेसिप्रोकलिटी रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो हम लोगों ने पहला ये कर लिया बाय इक्वेशन 1 में डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी हम लोगों ने लिखा था, तो हम इक्वल्स टू एन आर बाय पी। अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डेल बाय डेल पी डेल वी बाय डेल टी, केवल ये वाला टर्म कंफ्यूजिंग लगेगा, उधर हम आसानी से कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पी को कांस्टेंट एक बार कर लिया था, अब हम टी को कांस्टेंट कर लेंगे। तो हमारे पास टी कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई टी का टर्म नहीं है, तो इसको हम डेल बाय डेल पी एन आर बाय पी एट कांस्टेंट टी। तो टी का कोई टर्म ही नहीं, ठीक है, कि टी का कोई टर्म ही नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एन आर अपॉन पी, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस एन आर अपॉन पी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 2 करना चाहते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख दें, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 2 में हम करना चाहते हैं यही चीजें, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि v क्या है, स्टेट फंक्शन। तो v अगर स्टेट फंक्शन है तो इट मस्ट फॉलो यूलर्स रूल। ठीक है, यूलर्स रूल क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले डिफरेंशिएट किया है उसी को पलट करके हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो पहले किया है उसको हम बाद में कर देंगे, बस इतना। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है डेल v बाय डेल p एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू माइनस
एन आर टी अपॉन पी स्क्वायर। तो अब हम लोगों को डेल बाय डेल टी और डेल बी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी, और ये पी के यहाँ पे लास्ट में पी कांस्टेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तो माइनस एन आर अपॉन पी स्क्वायर, तो ये तो पूरा आ ही गया, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, पी हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया। अब टी को डिफरेंशिएट करेंगे, डेल बाय डेल टी 1 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा माइनस एन आर अपॉन पी स्क्वायर। जो ये था ये है, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इक्वेशन 1 को हम लोगों ने दोबारा डिफरेंशिएट किया पी के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन 2 को हम लोगों ने दोबारा डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ हम लोगों ने पी कांस्टेंट मान लिया, यहाँ पे हमने दोबारा में टी कांस्टेंट मान लिया। अब जो वैल्यूज आई हैं वो दोनों इक्वल आई हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि ये जो है v नाउ वी नो, अब 2 बार डिफरेंशिएट कर किया है तो हम लिख सकते हैं डेल टू वी अपॉन डेल डेल टू वी अपॉन डेल पी इंटू डेल टी, ठीक है, डेल टी डेल पी इज इक्वल टू डेल टू वी अपॉन डेल पी एंड डेल टी, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, आर इक्वल, सो इक्वल, सो v is a state function। छोटी सी चीज है, जब पहली बार समझते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस समझेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे साइक्लिक प्रोसेस या साइक्लिक कोई प्रोसेस हो रहा होगा उसको कैसे प्रूव करना है या वेरीफाई करना है, ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करेंगे, उसके बाद वर्क करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। अभी कुछ क्लासेस कुछ दिन नहीं है, कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था, ठीक है, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।